जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस टॉपिक में मेनली 4 पॉइंट को हम समाहित करने की कोशिश किए हैं। पहला है हेट, दूसरा है लव, तीसरा है अवेयरनेस और चौथा है यूपीएससी सिलेबस। ये जो लव और हेट वर्ड मैंने यूज किया है आज इस टॉपिक में, इसलिए किया है कि यह वर्ड लगभग संसार के हर पार्ट में हर व्यक्ति के रीच तक ये वर्ड है और हर किसी को इसके बारे में कुछ न कुछ मालूम है। इन दो वर्ड के उदाहरण से अवेयरनेस को समझना बहुत ही आसान है और जब हम अवेयरनेस समझ जाते हैं तो अवेयरनेस के लेवल पे यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझें, ये समझना और ये समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए ये 4 पॉइंट को हमने एक जगह मिलाने की कोशिश किया है और इसके आधार पे यूपीएससी के सिलेबस को समझने का कोशिश किया है। फ्रेंड्स, जो हमारा मेन थीम है आज के वीडियो का, वो है कि यूपीएससी का सिलेबस, खास करके पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का। ये जो तीनों पार्ट है, इस तीनों पार्ट में जितने भी की वर्ड्स हैं सिलेबस के, उनको आप अवेयरनेस के लेवल पे कैसे समझें। क्या होता है अवेयरनेस, फैमिलियर और अवेयरनेस में क्या अंतर है। बहुत लोग फैमिलियर होते हैं वर्ड से लेकिन अवेयर नहीं होते। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आपको आपका जो सक्सेस है वो श्योर एंड सर्टेन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अवेयरनेस के लेवल पे यूपीएससी को सिलेबस को समझें। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह जो टॉपिक है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इसका जो आंसर है वो है कि जो हमारा सक्सेस है, हर कोई सक्सेस चाहते हैं। वो उस सक्सेस को श्योर और सर्टेन बनाना चाहते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा सक्सेस। अगर आप सक्सेस को श्योर एंड सर्टेन बनाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस सक्सेस को श्योर एंड सर्टेन बनाने के लिए हमने 3 चीजों के बीच, सब्जेक्ट के बीच, रिसोर्सेस के बीच और गोल, जो हमारा कार्य है, जो हमारा मिशन है, इन तीनों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको समझने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स, कोई भी काम करते हैं आप तो उसमें यही 3 चीज जो है इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी काम को करने में अगर ये 3 चीज एक बैलेंस वे में मिल गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो काम 100% सक्सेसफुल रहता है। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? काम करने वाला। जैसे मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। जो कोई भी काम करते हैं तो वास्तव में वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो एक एनर्जी होते हैं। आप जानते ही हैं, हमारे फिजिक्स में बताता है या हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लोग बताते हैं कि वर्ल्ड में 2 ही चीज है, एनर्जी है एंड मैटर है। तो हम यहाँ पे एनर्जी का जो है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करते हैं, वो काम करने वाला व्यक्ति बेसिकली 4 तरह के एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आप काम करते हैं तो आप जब फिजिकली फिट होते हैं और फिजिकली प्रेजेंट होते हैं काम करते वक्त, तो वो वहां पे आपका फिजिकल एनर्जी लगता है। जिस काम को करते हैं उस काम में जब मेंटली आप इंगेज होते हैं, मेंटली फोकस होते हैं, आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, इसका मतलब आप मेंटल एनर्जी को वहां यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इमोशनल एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये इमोशनल एनर्जी जो है मेंटल और थॉट एनर्जी के लिए एक थ्रस्ट का काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। जिस काम को आप कर रहे होते हैं, उस काम से जब आप इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आप उस काम के बारे में अपने माइंड को बार-बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एंड फाइनल जो स्पिरिचुअल होता है, सामान्यतः इसके बहुत सारे मीनिंग होंगे, लेकिन आज जो हम बताना चाह रहे हैं यूपीएससी के या किसी भी काम को करने के संदर्भ में, यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब होता है हमारा कि जिस काम को कर रहा हूँ उसको आस्था के साथ करना, विश्वास के साथ करना। दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब हम भगवान को
प्रसाद चढ़ाते हैं, जब भगवान की हम पूजा करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वहाँ हमारा आस्था होता है। मतलब बहुत ही रिलीजियसली करते हैं हम। अगर ये चारों तरह के एनर्जी को आप मिला करके काम करते हैं, तो वो काम बहुत ही सक्सेसफुल आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर इन चारों तरह के एनर्जी में बिखराव हुआ, भटकाव हुआ, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और हैं, मेंटली प्रेजेंट है लेकिन इमोशनली बार-बार कहीं और जा रहे हैं, तो आपका काम नहीं होगा। इसीलिए जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट एज ए एनर्जी की बात करता हूँ, और जब एनर्जी की बात करता हूँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ 4 एनर्जीज़ की बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, तो इन चारों तरह के एनर्जी के बेटर कॉम्बिनेशन से आप काम करेंगे। एक सिंपल उदाहरण जो बचपन से हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी लेंस से सोलर लाइट को बिल्कुल फ़ोकस कर देते हैं, तो उसमें इतनी क्षमता होता है कि वो किसी भी चीज़ में आग लगा सकता है, जला सकता है। बचपन में हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। दूसरा है हमारा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है? संसाधन। जो रिसोर्सेस है वो मेनली ये 4 हैं। टाइम हमारा रिसोर्सेस है, ह्यूमन जो है हमारा रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी हमारा रिसोर्सेस है एंड मनी। ये टेक्नोलॉजी और मनी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेरा मेन फोकस है वो टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेस है। टाइम, माय फ्रेंड्स, जब भी आप किसी काम को करते हैं, तो उस काम के लिए एक डेडलाइन ज़रूर दीजिए कि हमको इस काम को इतने समय में कर लेना है। एक चीज़ याद रहे, जो भी आदमी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब 1 साल मेरा लास्ट है। वो सोचते तो हैं, बोलते तो हैं, टाइम तो डिसाइड करते हैं कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन उस लास्ट अटेम्प्ट को लास्ट बनाने के लिए पर डे का टारगेट होना चाहिए कि आज हमको ये खत्म करना है या इस चीज़ को हमको आज खत्म कर देना है। उसमें वो जो है टाल-मटोल करते हैं। अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, अच्छा कोई नहीं इस महीने नहीं करेंगे तो उस महीने कर लेंगे, आज पार्टी कर लेते हैं, आज दोस्त आया है। तो मतलब वो पर डे उस काम को टाल तो रहे होते हैं, लेकिन उसका टारगेट है कि इस साल हम यूपीएससी निकाल लेंगे। ये संभव नहीं है। टाइम का मतलब है कि टाइम हम आपका एक रिसोर्सेस है। इस रिसोर्सेस को पर डे आपको यूज करना है, पर डे आपको एक डेडलाइन देना है, उस डेडलाइन पे उस काम को फिनिश करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइम आपका बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। दूसरा जो पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने क्यों डाला है? जो सक्सेसफुल पीपल है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ उसको ऑब्जर्व कीजिए, उससे सीखिए कि उसमें क्या क्वालिटी है कि वो सक्सेस हुए। तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे सीखिए कि वो कैसे सेलेक्ट हुए, उसमें क्या क्वालिटी थी। और ऐसे व्यक्ति जो सिलेक्शन दिलवाने में योगदान रहता है उनका, आप यूँ कहिए कि जो आईएएस बनाने में जिसका योगदान होता है, जिनको आईएएस बनाने में एक्सपर्टीज है अपने फील्ड में, वो भी एक्सपर्ट है। तो उन लोगों के पास जाकर के आपको सीखना है, वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेस है। जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे आपको नहीं सीखना है, वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है। तो मतलब जो सक्सेसफुल है और जिसको सक्सेसफुल बनाने का, दूसरे को बनाने का एक्सपीरियंस है, वह व्यक्ति आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेस है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को भली-भांति समझ गए होंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है और मनी है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे-जैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जैसे अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम बहुत सारे जनता के पास, बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी, माय फ्रेंड्स, ये मनी जो है एक छोटा-सा रिसोर्सेस है, इसको बहुत बड़ा रिसोर्सेस मत मानिएगा कि ये नहीं है तो आप नहीं कर पाएँगे। इस मेंटल ट्रैप से निकलिए आप। अगर आप में दम होगा, अगर आप वो चारों एनर्जी को मिला करके किसी काम पे फोकस करेंगे, टाइम के वैल्यू को समझेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो आपको मदद करने के लिए आगे आ जाएँगे कि ठीक है, आप में पोटेंशियल है, मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप आगे बढ़िए। इसीलिए मनी जो है, इसको बहुत बड़ा हर्डल मत मानिएगा। फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है वर्क।
जब आप कोई काम करते हैं, जो आपका गोल है, जो मिशन है, उस पर जब काम करते हैं, तो उस काम का बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो काम क्या है। मतलब पहले आप उसका अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसके बारे में एक समझ बनाइए। उसके लिए आप इमेजिनेशन में क्लियरिटी के साथ देखिए कि वो काम है क्या। उस काम को एग्ज़ैक्टली जानने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका यूपीएससी का तैयारी है, एक आपका गोल है, एक मिशन है, एक काम है, उसके लिए उस यूपीएससी के सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस को जब जान जाते हैं तब आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी एग्ज़ैक्टली जानना क्या चाहती है, क्या पूछना चाहती है। यूपीएससी के सिलेबस के थ्रू आप यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को क्लियरली आप उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड में जो कुछ भी हम कवर करेंगे, उनका एक इंट्रोडक्शन टाइप मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ैमिलियर क्या होता है और अवेयरनेस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। फिर देखेंगे कि जेनेरिक मीनिंग क्या होता है, एक्जिस्टेंशियल मीनिंग क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि अवेयरनेस और एक्जिस्टेंशियल मीनिंग जो है दोनों सेम है तो कैसे है। जेनेरिक मीनिंग और एक्जिस्टेंशियल मीनिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए दो जो सर्व सामान्य लोगों के समझ में आने वाले दो शब्द जो हैं, हेट और लव, इस दो उदाहरण से हम जेनेरिक और एक्जिस्टेंशियल मीनिंग को समझेंगे। हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जीएस फर्स्ट पेपर में सोशल एम्पावरमेंट वर्ड है, वहां से मैंने एम्पावरमेंट वर्ड को पिक किया और एम्पावरमेंट वर्ड को अवेयरनेस के लेवल पे ले जाकर के समझेंगे कि क्या होता है एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस। जब हम अवेयरनेस के लेवल पे सिलेबस को समझ जाते हैं तो हमारा जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के प्रोसेस में क्या बेनिफिट होता है वो देखेंगे। और जो एग्जीक्यूशन आवर होता है, जब आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इस समय जब आप पीटी और मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब आप मेंस लिख रहे होते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, तो उस समय के आवर को हम एग्जीक्यूशन आवर बोलते हैं। उस समय में इस अवेयरनेस के लेवल पे जब आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आप अवेयर हैं या फैमिलियर हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? आपका जो लेवल है, किस चीज का लेवल है? नॉलेज का और एक्सपीरियंस का जो लेवल है, उस लेवल के आधार पे ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज से फैमिलियर हैं या अवेयर हैं। जैसे आपका जो सिलेबस का वर्ड है वो आपको फैमिलियर लग सकता है जब आप उसके मीनिंग को जानते हैं, रटे हुए हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनके मीनिंग को जो जानते हैं, उससे सिर्फ फैमिलियर हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आप उसके जेनेरिक मीनिंग को जानते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोशिश ये होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, खास करके कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस का, उसको हायर लेवल पे ले जाना, उसको अवेयरनेस के लेवल पे ले जाना। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि जो अवेयरनेस है और जो एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है ये क्या होता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में एक थिंकर्स का ग्रुप हुआ है जिनको हम एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सप्लोर करते थे कुछ मुद्दों को लेकर के, और वो मुद्दा था इनका कि जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है उसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्या वैल्यू है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू है। इसीलिए इन थिंकर्स का जो नामांकन हुआ, लोग जो इनको बोले, उनको बोले कि ये एग्जिस्टेंशियल थिंकर है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर के ये सोचते हैं। ठीक इसी तरह से वहीं से मैंने एग्जिस्टेंशियल वर्ड को पिक किया है। हमने एग्जिस्टेंशियल मीनिंग वर्ड को यूज किया है कि सिलेबस का जो वर्ड होता है उसको हम एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के लेवल पे जब हम सोचने और समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उस सिलेबस के वर्ड को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस लेवल पे? अपने थिंकिंग के लेवल पे, अपने इमोशंस एंड फीलिंग के लेवल पे, और आप एक्टिंग के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप किसी भी चीजों को इन तीनों लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप उसे अवेयरनेस के लेवल पे समझते हैं, एग्जिस्टेंशियल के लेवल पे समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जेनेरिक मीनिंग जो है, इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं हेट का। क्या है जेनेरिक मीनिंग हेट के संदर्भ में? अगर आप हेट का वर्ड मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें तो हेट का मतलब होता है फील इंटेंस डिसलाइक फॉर।
फोर मतलब किसी व्यक्ति के प्रति भी या किसी वस्तु के प्रति भी आपका एक तीव्र रूप से आपका डिसलाइक होगा। तो जो हम पसंद नहीं करते हैं किसी चीज को और बहुत तीव्रता से मतलब इंटेंसिटी के साथ किसी चीज से हम नफरत करते हैं, उसको हम हेट बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम सिर्फ वर्ड मीनिंग जानते हैं इसका मतलब हम उससे फैमिलियर हैं, सिर्फ फैमिलियर हैं। सिर्फ वर्ड मीनिंग तक अगर आप हैं, अपने आप को लिमिटेड किए हुए हैं, अगर आपका लेवल किसी भी वर्ड के वर्ड मीनिंग तक है, मतलब लेवल आपका जो है, जो आपका उससे अंडरस्टैंडिंग का लेवल अगर लोअर है, तो इसका मतलब आप सिर्फ फैमिलियर हैं। फ्रेंड्स, अब जरा देखिए एग्जिस्टेंशियल मीनिंग ऑफ हेट की बात करते हैं। क्या होता है एग्जिस्टेंशियल मीनिंग? मतलब क्या? अवेयरनेस के लेवल पे, मतलब हायर लेवल पे जब आप हेट को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप हेट को आप मतलब उसके बारे में थिंक करते हैं, मेंटली उसको एक्सपीरियंस करते हैं, थिंकिंग के लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं, उसको इमोशंस के लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं, जब एक्टिंग के लेवल पे उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या होता है? यू वांट टू मेक डिस्टेंस। जिसे आप हेट करते हैं उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आप एक आदमी वहां बैठा हुआ है जिसे आप हेट कर रहे हैं, अगर आपको बैठना भी पड़े तो उसे दूरी बना के बैठेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्टेंस आ गया। पॉसिबिलिटी टू गो अवे, अगर और ज्यादा, अगर हेट की तीव्रता और ज्यादा है तो आप कोशिश करेंगे कि उससे और दूर चला ही जाओ। बैठने की बात छोड़िए, डिस्टेंस की बात छोड़ ही दीजिए कि आप और उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा अगर आपका हेट का तीव्रता ज्यादा है तो आप उस वस्तु को या उस व्यक्ति को चाहेंगे कि बर्बाद कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। फ्रेंड्स, जब इस लेवल पे हम हेट को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टेंशियल लेवल पे हम समझने की कोशिश करते हैं, एक हायर लेवल पे हम हेट को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब कि आप उस वर्ड से अवेयर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका एक और उदाहरण लेते हैं, लव का। लव का क्या मतलब होता है? जब आप जेनेरिक मीनिंग ऑफ लव की बात करते हैं, इसका मतलब होता है इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन। मतलब एक अफेक्शन होता है, लगाव, बहुत तीव्र लगाव की जब एक फीलिंग आता है, एक भावना आता है, तो उसको हम लव बोलते हैं। इट मीन्स जब इस तरह का लेवल के आपके अंदर लव का फीलिंग हो तो आप उससे सिर्फ फैमिलियर हैं, वर्ड से सिर्फ फैमिलियर हैं। लेकिन जब आप एग्जिस्टेंशियल मीनिंग या अवेयरनेस के लेवल पे लव को समझने की कोशिश करें, मतलब आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं थिंकिंग के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे और एक्शन के लेवल पे, तब लव का क्या मतलब होता है? जब आपको किसी से लव हो जाए तो इसका मतलब आप उससे क्लोज होने की कोशिश करेंगे, क्लोजर जाएंगे आप। ऐसा भी हो सकता है कि जिससे लव हो वो आपके ड्रीम में है, या जो आपसे लव करे उसके ड्रीम में आप हो। जिससे लव होता है वो अपने ख्वाबों में दूसरे के बारे में सोचते हैं, जिससे लव होता है उनको अपने ख्वाबों में जगह देते हैं। इसका मतलब उसका थॉट एनर्जी जो है वो उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति इन्वेस्ट होता है। जब आप लव के प्रोसेस में होते हैं तो आप कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, कुछ नए नए रचनाएं करते हैं आप। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लव के प्रोसेस में होते हैं तो आप इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग होता है और एक्सेप्टेंस होता है एक दूसरे के प्रति, जो इंटीमेट होता है मतलब अंतरंग, जो मतलब कोई और समझ ही नहीं सकते हैं एक दूसरे को। आप एक दूसरे को जिस लेवल पे आप समझते हैं कोई और समझ ही नहीं पाते हैं। और जब आप समझ लेते हैं एक दूसरे को तो जो जैसा है उसको वैसा ही आप जब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा समझते हैं इंटेंस लेवल पे और उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम लव कहते हैं। ये रियल मीनिंग ऑफ द लव है डियर। जब आप लव को इस लेवल पे समझ जाते हैं, इसका मतलब लव के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं कि लव होता क्या है। डियर फ्रेंड, हमारे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो एम्पावरमेंट वर्ड दिया हुआ है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं अवेयरनेस के लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी आप अवेयरनेस और एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के बारे में समझ चुके हैं। जब आप अवेयरनेस के लेवल पे एम्पावरमेंट को समझते हैं, इसका मतलब जब आप इसे अपने थिंकिंग, अपने फीलिंग और एक्टिंग के लेवल पे समझते हैं तो क्या होता है इसका मीनिंग। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि एम्पावरमेंट जो है एक प्रोसेस है, ये एक एक्शन नहीं है, ये प्रोसेस है। लाखों सालों से मानव और नेचर के बीच जो रिलेशन है, ये इस रिलेशन के प्रोसेस में मानव लाखों सालों से एम्पावर्ड हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक एम्पावरमेंट जो है एक प्रोसेस है। किस तरह का एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है? तो बिकमिंग होने का, कंट्रोलिंग करने का, क्लेमिंग करने का और अन्य चीज। तो बिकमिंग किस तरह का? कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्गर होने की कोशिश करते हैं या मोर कॉन्फिडेंट होते हैं या स्ट्रॉन्गर होते हैं, इस तरह के प्रोसेस जो होता है, इस तरह का होना, बिकमिंग होना जो है, ये एम्पावरमेंट है। कंट्रोलिंग क्या है? जब आपके अपने लाइफ पे खुद का कंट्रोल हो,
मतलब किसी और का कंट्रोल नहीं है। आपके बॉडी और आपके माइंड पे किसी और का कंट्रोल नहीं है, आपका खुद का कंट्रोल है आपके बॉडी और माइंड पे। आप स्लेव नहीं हैं। जब आपके बॉडी और माइंड पे खुद का कंट्रोल हो, इसका मतलब आप एम्पावरमेंट के प्रोसेस में हैं। क्लेमिंग, जब जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट है, उस अधिकार के मांग के लिए जो आप प्रोसेस करते हैं, उसके लिए जो आप क्लेम करते हैं, ये एक तरह का हमारा एम्पावरमेंट है। गेनिंग, जो आप प्राप्त करते हो अपने एफर्ट से, जब प्राप्त करते हो क्या, तो फ्रीडम, पावर, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबलनेस, ये सारी चीज। ये देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ आप अपना अधिकार ले रहे हो, पावर ले रहे हो, फ्रीडम ले रहे हो, ये नहीं, साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये गेन करते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, आप खुद से एहसास करते हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे आप लीड लेते हो, उस काम को करने में जो आप लीड लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, तो ये आप एम्पावर हो रहे हो। ये जो अभी तक मैंने एम्पावरमेंट की बात की, ये लगभग आपने देखा कि 3 प्रोसेस, इधर एक प्रोसेस है, 4 प्रोसेस। मतलब ये है कि बिकमिंग, कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड गेनिंग, ये हम खुद से करते हैं। इसका मतलब ये एम्पावरमेंट का ऐसा प्रोसेस है जो आप खुद से करते हैं। उसके बाद जो एम्पावरमेंट का प्रोसेस में दूसरा पॉइंट आता है ग्रांटिंग, ग्रांटिंग बाय अदर्स। इसका मतलब कोई और जो हमको एम्पावरमेंट के प्रोसेस में मदद करता है, उसकी बात यहां कह रहा है। कोई हमें अपना पावर दे देता है, कोई अपना राइट दे देता है, कोई अथॉरिटी देता है मुझे किसी काम को करने का। कमीशन जब हमको प्राप्त होता है, या किसी इंस्टीट्यूट को जब कोई कमीशन प्राप्त होता है। डेलीगेशन, आप समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि कोई डेलीगेट आता है, जैसे अमेरिका का कोई डेलीगेट आना चाहिए राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति के बदले में कोई और लोग जब आता है, टीम आती है, तो राष्ट्रपति ने अपना पावर जो है उस डेलीगेट जो आ रही है उसको डेलीगेट कर दिया, मतलब अपना पावर जो है उसको दे दिया। तो वो जब आ रहा है ना, उसको डेलीगेशन कहते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति ने इस टीम जो अमेरिका की आई है उसको एम्पावर किया अपना पावर दे करके। तो यहाँ डेलीगेशन इस संदर्भ में यूज हुआ है, मतलब डेलीगेट करना। अब लाइसेंस तो समझते ही हैं, भारत सरकार जो है किसी को लाइसेंस दे देती है, इसका मतलब उसको एम्पावर कर रही है, पावरफुल बना रही है, ठीक है। और मैंडेट, मैंडेट तो आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। पूरे भारत की जनता जो है, जितने भी वोट दे सकते हैं, वो अपना मैंडेट दे करके सरकार चुनती है, सरकार को एम्पावर कर रही है। वी आर गिविंग यू पावर टू रूल द कंट्री, ठीक है। ये मैंडेट सरकार को किसने दिया है, तो जनता ने दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्पावर किया गया है। तो ये है एम्पावर्ड बाय अदर्स। और किस लिए ये एम्पावर किया जाता है, टू परफॉर्म वेरियस एक्ट्स एंड ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे के द्वारा जब आपको ग्रांटिंग किया जाता है इन सारे चीजों को, तो ये भी एम्पावरमेंट का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एम्पावरमेंट को अवेयरनेस के लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब 2 चीज है। पहला, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट बाय अदर्स व्हिच मेक अस। इससे हम क्या बनते हैं, जब हमें एम्पावरमेंट के इन दोनों प्रोसेस से हमको पावरफुल बनाया जाता है, तो क्या होता है, हम ओवरकम करते हैं। मतलब हम जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करते हैं। तो किस तरह की कमियां हैं हमारी तरफ, हमारे अंदर, तो सेल्फ ऑफ पावरलेसनेस, हमें पावर नहीं है, इसका जो अंदर एक अनुभूति है कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है। और लैक ऑफ इन्फ्लुएंसेस, कि हम इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हम नहीं है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में ये एक तरह का मेंटल ट्रैप है दोस्त। हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन हमको ये सेंस अंदर डेवलप कर गया है कि हमसे नहीं होगा। ये एक मेंटल ट्रैप है। इस मेंटल ट्रैप से निकलना बहुत जरूरी है, इसे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको रिकॉग्नाइज करना, ऑर्गेनाइज करना एंड यूज करना। जब आप एम्पावर्ड होते हो तभी अपने रिसोर्सेस को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, उसे ऑर्गेनाइज कर पाते हो, और उसे यूज करके आप अपने आप को और इनरिच कर पाते हो। यही एम्पावर्ड होने का ये हमारा बेनिफिट है। डियर फ्रेंड्स, जो अवेयरनेस है इसका बेनिफिट क्या है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के प्रोसेस में इस अवेयरनेस के लेवल पे जब हम कीवर्ड को, सिलेबस को जान जाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमको बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज को लेकर के क्लैरिटी आता है। 2 वर्ड है, रिकॉलिंग एंड इमेजिनेशन। आपके दिमाग में जितने भी डाटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, उनको अगर हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ रिकॉल कर लेते हैं। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन होता है
और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके दिमाग में पहले से आइडिया है, थॉट प्रोसेस है, उसको रीअरेंज करके कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन। और दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन थोड़ा-सा एक स्पिरिचुअल लेवल की बात करता है। इसको हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है उससे डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम विजुअलाइज़ कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो भी हमारे दिमाग में डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। ये जो है, ये क्षमता हमको मिलता है जब हम किसी भी सिलेबस के जितने भी वर्ड है उनको अवेयरनेस के लेवल पे जब हम समझ जाते हैं, तो उसको लेकर के हमारे अंदर क्लैरिटी हो जाता है। यूपीएससी के रिक्वायरमेंट, यूपीएससी का डिमांड को लेकर के हमारे अंदर क्लैरिटी हो जाता है। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जब आप सिलेबस को लेकर के आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल जब अवेयरनेस के लेवल पे हो जाता है, तो जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको आप सेग्रीगेट कर लेते हो, उनको छांट लेते हो और जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उस पे आप जब फोकस कर दोगे तो इसका मतलब आपका वर्कलोड कम हो गया। जैसे ही वर्कलोड कम हुआ तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। डेप्थ, जब आपका सिलेबस पे कमांड हो जाता है, सिलेबस को लेवल को जो अभी मैंने एम्पावरमेंट जो वर्ड है उसको कई डायमेंशंस में, कई एस्पेक्ट्स में समझाने की कोशिश किया कि अवेयरनेस के लेवल पे जब हम एम्पावरमेंट वर्ड को समझते हैं तो कितने डायमेंशंस होते हैं। जब आप इस तरह से सिलेबस के हर वर्ड को समझ लेते हैं तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसमें डेप्थ आना शुरू हो जाता है। जो आपका थिंकिंग है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे होना शुरू हो जाता है। क्या मतलब है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी भी चीजों को लेकर के ओपन माइंडेड होते हैं। जैसे एम्पावरमेंट को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई और एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ और नया चीज मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसको बोलते हैं थिंकिंग एट द लेवल ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एट द लेवल ऑफ ओपन माइंडेड होकर के जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं। जो हमारा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के जितने भी कीवर्ड्स हैं और जितने भी जीएस के जितने भी पेपर हैं, अगर आपको उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप फर्स्ट पेपर को थर्ड पेपर से, थर्ड पेपर को सेकंड पेपर से, इवन आप ऐसे और इथिक्स में भी एक दूसरे से लिंक कर करके आप अच्छा आंसर लिख लेंगे। इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कर देंगे आप, कोरिलेट करने की एबिलिटी प्राप्त कर लेंगे आप। इसका मतलब ये है कि सिलेबस के एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो मेंस का आंसर होता है उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट है। मैं जब कॉपी इवैल्यूएट करता हूं तो सामान्य लोग भी कहते हैं कि इसका इकोनॉमिक क्या होगा, कल्चरल क्या होगा, सोशल क्या होगा, मतलब इस तरह से पॉलिटिकल क्या होगा, इस तरह से एक दूसरे का कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपके पास मैंने बताया था कि जो आपके एनर्जी हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक जो सब्जेक्ट है जो काम करने वाले हैं उनके पास मूलतः 4 तरह की एनर्जी होते हैं। फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। इन चारों एनर्जी को चैनलाइज करना एक प्रॉपर डायरेक्शन में बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका सिलेबस पे कमांड हो जाता है, सिलेबस के एक एक वर्ड का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हायर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन इन सेलेक्टिंग द मटेरियल्स। मार्केट में जाएंगे तो आप आलतू फालतू मटेरियल को नहीं उठा के लाएंगे, जो आपके काम का होगा उसी को उठा के लाएंगे आप। तो मतलब जो मटेरियल का सिलेक्शन होगा उसमें बहुत ही स्पेशलाइज हो जाएंगे। दूसरा, जो मटेरियल लाए हैं ना, उस मटेरियल, जैसे मानिए एक बुक खरीद के लाए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बुक में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। 10 चैप्टर है तो उसमें हो सकता है 4 या 5 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो, तो उस इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही नॉलेज को गेन करना, इसमें आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी नॉलेज अभी तक आप गेन किए हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो भी नॉलेज है आपका और ऑर्गेनाइज है उनको एन वक्त पे, पीटी में, मेंस में या इंटरव्यू जो एग्जीक्यूशन आवर होता है उस समय में यूज करने में आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये 2 पॉइंट 90% स्टूडेंट जो है इस 2 पॉइंट पे मिस कर जाते हैं। अगर ये 2 पॉइंट उन लोगों के समझ में आ जाए तो वो भी आईएएस प्रॉपर बन सकते हैं। बहुत पढ़े होते हैं वो, लेकिन वो अपने जितने भी नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। उसके पास सोचने की क्षमता नहीं होती है कि सबको एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें। जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया गया है नॉलेज, उसको
जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से उसको यूज कर लें, ये भी क्षमता बहुत कम में होता है और इसको बढ़ाना है। यही प्रोसेस, यही मेरा काम है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको यूज करें एन वक्त पे, इसी के लिए हम जैसे लोग जो हैं आपकी मदद के लिए हैं। फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, एम्पावरमेंट का अंडरस्टैंडिंग हुआ अवेयरनेस के लेवल पे, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन आवर है उसमें इसका क्या यूज है। एम्पावरमेंट का जब हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं इस लेवल पे तो इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या यूज है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन सेम है, अप्रोच चेंज है। क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। और इसके 4 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे ए बी सी डी करके, उसमें से जो सही होगा वो आपको टिक लगाना है। तो ये पीटी टाइप का क्वेश्चन हो गया। मेंस में क्या होगा, उज्ज्वला योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इवैल्यूएट। जब इवैल्यूएट वर्ड है तो इसका मतलब समझिए कि ये मेंस की बात कर रहा है। और इसी में अगर व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, तो इसका जो अप्रोच है ये इंटरव्यू टाइप का है। तो इस तरह से देखिए कि एम्पावरमेंट वर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो भारत सरकार के उज्ज्वला योजना से रिलेटेड है। पीटी में अलग अप्रोच है, मेंस में अलग अप्रोच है, इंटरव्यू में अलग अप्रोच है पूछने का, टॉपिक सेम। अब देखिए कि इसका बेनिफिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग जब हमारा अच्छा हो जाता है तो। देखिए, जब पीटी के क्वेश्चन में, पीटी के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसका कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है उसके कीवर्ड को लेकर के, तो आप उस समय बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं और बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं। नेचुरली आप वहां पे बहुत ही अलर्ट और अटेंटिव होकर के उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही ये 2 क्वालिटी आपके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि आपका सिली मिस्टेक जो है वो नहीं होता है। और एक एवरेज स्टूडेंट अगर सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो उनका पीटी होना तय है। मेंस में देखते हैं, जब आप मेंस में आंसर लिख रहे होते हैं तो मेंस में आंसर लिखते वक्त, क्वेश्चन पढ़ते वक्त और आंसर लिखते वक्त दोनों समय आप बहुत ही अटेंटिव होते हैं, बहुत ही अलर्ट होते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट लिख रहे होते हैं 1857 और गलती से वो 1957 लिख रहे होते हैं, इसका मतलब वो अलर्ट नहीं है। तो जब आप मेंस में लिखते हैं आंसर तो आप बहुत ही अटेंटिव होते हैं, बहुत ही अलर्ट होते हैं। और कंटेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना। अगर आपका कीवर्ड को लेकर के कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसी कंटेक्स्ट में आप आंसर देंगे, न कि जो आप जानते हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। मेंस में बेसिकली 3 ही चीज होता है, एक होता है कंटेंट, दूसरा कंटेक्स्ट और तीसरा प्रेजेंटेशन। जो भी स्टूडेंट पीटी निकालने का दम रखता हो या जिसका पीटी हो जाता है उसके पास कंटेंट की कमी नहीं है। फिर बहुत सारे लोग को मैं यहां सलाह देता हूं, अगर आपका पीटी निकल गया है और फिर भी आपको डर लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है, फिर मेंटल ट्रैप में है। इस मेंटल ट्रैप से निकलिए। पीटी निकाल दिए हैं तो इसका मतलब आपके पास कंटेंट है। आपको फोकस करना है इस कंटेक्स्ट पे और प्रेजेंटेशन पे। कंटेक्स्ट मतलब क्वेश्चन का जो पूछने का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ही जब आप आंसर देते हैं तो उसको कंटेक्स्ट बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं एक मेरे मित्र हैं उनके शब्दों में इनको डिफाइन करता हूं, मैं उनसे ही सीखा हूं। वो बोलते हैं व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, तो उनका कहना है रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन। मतलब आंखों को देखने में जो सुंदर लगे और आपको लगे कि हाँ ये क्या लिखा है, यही प्रेजेंटेशन है। फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के आधार पे प्रेजेंटेशन को, किसी भी आंसर को बेस्ट रूप से प्रेजेंट करने के 9 to 10 जो है टूल्स हैं। ये टूल्स पे हम अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, ये टूल्स क्या है ये बताते हैं और उस टूल्स को उसके दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि उसके थॉट प्रोसेस में, उसके माइंड में ये सारे टूल्स बैठ जाए। और फिर उसको बोलते हैं कि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते करते उसको हम एहसास दिलाते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, ये छूट गया आपसे, ये ऐसे और अच्छा होता, इस टूल को यहाँ यूज करते तो और अच्छा होता। इस तरह से कंटेक्स्ट और प्रेजेंटेशन, इस 2 पे कॉपी इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हम उसके साथ जबरदस्त एक होता है कि उससे हम काम करवाते हैं, जिसके कारण कि 2 से 3 महीना में वो उस लेवल को प्राप्त कर लेता है कि 10 में 6 नंबर आ जाए, 15 में 8 नंबर आ जाए। फ्रेंड्स, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कंटेक्स्ट के साथ साथ आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो जाता है। मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो
एक चीज को कई चीजों से लिंक करने की कोशिश करते हैं। हर पैराग्राफ जो होता है ना एक किसी खास चीज को बताता है और हर चीज जो है एक दूसरे से लिंक होता है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होने से आपका आंसर बहुत ही इनरिच हो जाता है, नंबर बढ़ जाता है मेंस में। इंटरव्यू में क्वेश्चन सुनते वक्त बहुत ही अटेंटिव होते हैं आप, अपनी जवाब देते वक्त बहुत ही अलर्ट होते हैं आप, जिस कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया है उसी कंटेक्स्ट में जवाब देने की कोशिश करते हैं आप, और जो आपका जवाब होता है वो मल्टी डायमेंशनल टाइप का होता है। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का कहने का मतलब ये क्या है कि जब आप कोई चीज आंसर देते हैं और उस आंसर से उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड के मेंबर कुछ कहते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिवली उस चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब आप ओपन माइंडेड है। मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है उसको लेकर के बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, वो तब होगा जब आप सिलेबस पे बढ़िया से काम किए होंगे अच्छी तरह से। जब आप उसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है उसको ऐड ऑन करना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप सोचने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले मैंने देखा कि जो सब्जेक्ट है, जो रिसोर्सेस है और जो गोल है, इन तीनों में इंटर रिलेशंस क्या है इसे हमने जानने की कोशिश किया। सब्जेक्ट में मैंने देखा कि सब्जेक्ट जो है कोई काम करने वाले उसके पास 4 तरह की एनर्जी होता है और चारों एनर्जी को मिला के काम करना। यहाँ मैं एक सलाह दे दूं, अक्सर लोगों से ये चारों तरह के एनर्जी को मिला करके किसी काम पे फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे इसको फोकस किया जाए, चारों का कैसे बैलेंस बना के काम पे फोकस किया जाए, इस पे अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत लोगों का लैकिंग है और मुझे इसे सुधारना है। दूसरा, मैंने देखा कि फैमिलियर और अवेयरनेस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। जेनेरिक और एग्जिस्टेंशियल मीनिंग क्या होता है, इसे हमने समझा। हेट और लव के एग्जाम्पल से जेनेरिक और एग्जिस्टेंशियल मीनिंग को समझा। इंपावरमेंट जो है, जो यूपीएससी के सिलेबस का एक वर्ड मैंने वहां से पिक किया, उसको अवेयरनेस के लेवल पे ले जाकर के हमने समझा। और इस अवेयरनेस के लेवल पे चीजों को समझने के बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन के प्रोसेस में हमें क्या फायदा होता है उसे हमने देखा, समझा। जो एग्जीक्यूशन आवर होता है उसमें खास करके पीटी मेंस और इंटरव्यू के समय में जब हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है तो उससे क्या क्या हमारे को बेनिफिट्स होता है वो हमने जाना, समझा। फ्रेंड्स, इन सारे प्रोसेस में जिन जिन लोगों का योगदान है मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन सारे टीचर जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया अभी तक, जिनके कारण ये वीडियो बनाना संभव हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़े हैं। इस बुक के जितने भी राइटर्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं, उनकी गलतियों से, उनकी सफलताओं से जो मैंने सीखा है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां मैं काम करता हूं मेरे कलीग लोग हमें बहुत कुछ सिखाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे टीम, जो मास्टरमाइंड टीम है, जो हमारे इन सारे प्रोसेस को आप तक लाने में सहयोग देते हैं, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे और जिस तरह से हमारी मदद करने के लिए जो हम एक दूसरे से बैठ करके विचार करते हैं, ये कैसे हो वो कैसे हो, तो हमारा एक मास्टरमाइंड टीम है। उन सारे मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उन डियरेस्ट स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सवालों के कारण हमारा जो दिमाग है वो इग्नाइटेड हुआ, सोचने के लिए मजबूर हुआ, नए नए आइडिया आए कि कैसे जवाब देना है, उसके लिए बहुत पढ़ा। तो वो जो उनका क्वेश्चन है वो हमारे लिए एक तरह का इंस्पायरेशन का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। माय डियर फ्रेंड्स, जिस धैर्य के साथ, जिस एम्पैथेटिक वे में आपने हमारे इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जो मेरा वर्ड है, मेरा शब्द है, इमोशंस के साथ जो मैंने शब्द को बोला है और जो मेरा हार्ड वर्क है वो आपके दिलों और दिमाग को टच किया होगा, वहां तक पहुंचा होगा। इसीलिए मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कमेंट के द्वारा, आप अपने फीडबैक के द्वारा, आप अपने लाइक एंड सब्सक्राइब के द्वारा हमारे चैनल को सपोर्ट करके हमें एम्पावर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन डियर।